आज हम लोग डिस्कस करने वाले एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग थोड़ा देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर सिंपल टेक्निक होती है इसकी। जैसे मैंने बोला कोई वेक्टर हमारी ए है और कोई वेक्टर हमारी बी है, तो उसकी रिजल्टेंट को हम लोग वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होती है, रिजल्टेंट वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आएगी उसको आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से स्केलर एडिशन क्या होती है? जब कोई बॉडी सपोज हमारी 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है, कोई बॉडी हमारी 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, 6 मीटर, और फिर वो 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, तो रिजल्टेंट हम लोग बोलेंगे 14 मीटर। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। रिजल्टेंट जो होगी इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते। अब हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर की बात करते हैं। सपोज मैंने कोई एक बॉडी है जो सपोज 6 मीटर ईस्ट की ओर ट्रैवल की, फिर वो बॉडी 8 मीटर ईस्ट की ओर ट्रैवल की, 8 मीटर ईस्ट की ओर ट्रैवल की, तो फाइनली रिजल्टेंट हमारे पास हो जाएगी, दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे, 6 मीटर प्लस 8 मीटर, तो फाइनली हमारे पास हो जाएगी 14 मीटर ईस्ट की ओर हो गई, 14 मीटर ईस्ट हो गई। अब सपोज वही बॉडी 8 मीटर इधर ट्रैवल कर दी ईस्ट की ओर, और यहां से फिर वापस 6 मीटर वेस्ट की ओर ट्रैवल कर दी, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ना जी, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक होगी, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगी? नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई जी? 2 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बीच के शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, और इसकी नेट डायरेक्शन अगर देखा जाए तो किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई? ईस्ट की ओर हुई। आई होप समझ में आ रही होगी। अब हमने और एक ले लिया, सपोज कोई बॉडी हमारी 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऐसे की, फिर इस डायरेक्शन में 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बोलते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, दैट मींस ये हो जाएगी, यानी कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी, 10 मीटर हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट होगी। तो फाइनली हम लोग देखेंगे वेक्टर के केस में हम लोग देखते हैं कि 6 मीटर ईस्ट है, 8 मीटर ईस्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा 14 मीटर हो गई। अगर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन तो 2 मीटर होगी, और यहाँ पर हमारा 10 मीटर होगी। तो मींस अलग अलग एंगल पे यहाँ पे हम लोग 6 मीटर और 8 मीटर के लिए किसी भी कंडीशन में रहो तो उसकी रिजल्टेंट हमारी 14 ही होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट में वेरिएशन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर 14 मीटर, 2 मीटर और 10 मीटर, ये रिजल्टेंट में आपको वेरिएशन दिखाई दे रही है। यानी कि जैसे ही डायरेक्शन की कॉन्सेप्ट आती है तो आपकी रिजल्टेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जा रही है। तो यही होती है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसी को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें एक होगी हेड टेल मेथड, फिर नेक्स्ट होगी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मेथड, फिर होगी आपकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मेथड, और फिर एक होगी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मेथड। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड में हम लोग बात करते हैं हेड टेल मेथड। तो हेड टेल मेथड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो थोड़ा समझिए। जैसे मैंने बोला कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है 5 न्यूटन ईस्ट के डायरेक्शन में, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि यहां से यहां तक इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया 5 न्यूटन। मैंने बोला स्केल में 1 सेंटीमीटर को मैंने एज्यूम कर लिया 1 न्यूटन, यहां पे हमने एज्यूम कर लिया। फिर इसके से 5 सेंटीमीटर हम लोग प्लॉट करेंगे तो 5 न्यूटन की इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास ये 5 न्यूटन होंगे, और डायरेक्शन हमने बोल दिया ये ईस्ट के डायरेक्शन में कोई भी बॉडी हमने फोर्स अप्लाई कर दी है। तो इस वाले पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं टेल, और इस वाले पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं हेड। तो इसी हेड टेल को यूज करके हम लोग हेड टेल मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई एक एग्जांपल हमने लिया, कोई भी बॉडी है जिसपे हमारे पास 8 मीटर ईस्ट की ओर उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, और कोई वेक्टर बी है जो हमारी 6 मीटर
नॉर्थ की ओर डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी। देखिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना है, हेड टेल मेथड के कॉन्सेप्ट हमें ये सीखनी है। तो हमने बोला ज्वाइन टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो वेक्टर ए की बात करते हैं, कोई वेक्टर हमारी, सपोज मैंने बोला वेक्टर ए है, कितनी बोला मैंने, 8 मीटर ईस्ट की ओर। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस वाले पोर्शन को हमने क्या बोला हुआ जी, टेल बोला। इस वाले पोर्शन को हमने बोला हुआ हेड बोला हुआ है। सेकेंड वाली पोर्शन ज्वाइन द टेल टू ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी इस वेक्टर का लास्ट का जो हेड है वो बी वाले पोर्शन के टेल के साथ कनेक्ट होगी। तो ये नॉर्थ बोले तो नॉर्थ हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये इस वाले वेक्टर को हमने 6 मीटर नॉर्थ हमने बोला हुआ जी। तो यहां वाली देखिए ये हेड और टेल के साथ कनेक्टेड है, ये हमारे पास हेड हो गई जी। तो जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, तो ये जो इनिशियल यानी फर्स्ट वाली वेक्टर हमने जो कंसिडर की है, उस वाली की टेल और फर्स्ट वाली की हेड, सॉरी लास्ट वाली की हेड, यानी बी वाली वेक्टर की हेड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगी। तो इसका रिजल्टेंट 8 मीटर और 6 मीटर का रिजल्टेंट 10 मीटर हो जाएगी जी, पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में। तो ये होती है हेड टेल मेथड। देखिए मैंने टेल हेड और दूसरे वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड से कनेक्ट कर दिया, रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गई। और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कोई वेक्टर हमारी ए है, ये वाली 8 मीटर ईस्ट की ओर चली गई डायरेक्शन में, और बी वाले को, इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सपोज ये 30 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री है, यानी कि ये हमारे ईस्ट है जी, इससे 30 डिग्री हमारे ये हो जाएगी 6 मीटर। हेड टेल मेथड, ये देखिए यहां से यहां गई, इसका हेड और दूसरे वाले का टेल से कनेक्ट कर दिए, तो रिजल्टेंट हमारे पास ये हो जाएगी जी, ये हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगी। अच्छा, रिजल्टेंट हो रही है तो इसका निकालना हमारे लिए इजी नहीं होगी, इसके लिए हमें स्पेशली फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे। तो हर जगह हेड टेल मेथड एप्लीकेबल नहीं होती, तो ये उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें ये सारे के सारे यूज हो जाएंगे आपके ऑलरेडी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होती है कि ट्रायंगल के 2 साइड को हम लोग कंसिडर करते हैं और वो सेम ऑर्डर में लेनी है। ट्रायंगल के 2 साइड को कंसिडर करते हैं, 2 साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन 1 ऑर्डर। मीन्स मैंने बोला कोई वेक्टर हमारी सपोज ए है और कोई वेक्टर हमारा सपोज ये हमारी बी है, सेम ऑर्डर में लेनी है, हेड टेल टेल हेड, सेम ऑर्डर में लेनी है। तो इसकी जो थर्ड साइड जो होगी, जो रिजल्टेंट होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है, अपोजिट ऑर्डर में लेनी है। अगर मैं बात करता हूं ए बी, हेड टेल टेल हेड, और फिर अगर मैं इसको इस तरीके से ले लूं तो फिर टेल और हेड हो जाएगी, यानी कि सेम ऑर्डर हो जाएगी। तो हमें क्या लेना है, अपोजिट ऑर्डर में लेना है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहती है कि थर्ड जो साइड लेना है वो अपोजिट ऑर्डर में लेनी है, यानी कि इस वाले का टेल, इसका टेल, इसका हेड, इसका हेड, तो ये हमारी रिजल्टेंट हो जाएगी। तो रिजल्टेंट हमारी वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारे पास हो जाएगी। दूसरा मैंने बोला कि सपोज मैंने बोला कि वो वेक्टर हमारे सपोज वेक्टर ए मैंने सपोज ए से मैंने लिया हुआ है और कोई वेक्टर बी सपोज हमने बोल दिया इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, ठीक है। मैं नेगेटिव एरर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगी जी, इस तरीके से। अगर मैं बोलूं मैं इस तरीके से लूं तो ये हमारे पास सेम ऑर्डर हो जाएगी। हमें क्या लेना है, अपोजिट ऑर्डर में लेनी है। तो इसका टेल और इसका हेड, टेल से टेल, हेड से हेड, इसको कनेक्ट करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी जी, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगी। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट साइड किसको किस तरह से कंसीडर करने हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास मैंने बोला वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन करते हैं तो थर्ड साइड उसकी रिजल्टेंट होती है। ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट में है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ट्रायंगल। हम लोग डिस्कस करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे हम लोग। तो हमने बोला कि वेक्टर ए हमने बोला हुआ था, ये वेक्टर ए
और फिर मैंने कोई डायरेक्शन दूसरे वेक्टर बी बोला हुआ था, तो इस वाले को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग सीखे था अभी जस्ट। तो वेक्टर आर रिजल्टेंट हम लोग अगर वेक्टर का फॉर्मेट में रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला जाए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो उसका मैग्नीट्यूड हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो इस वाले को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और इसको एंगल को हम लोग थीटा बोल देते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन को नेमिंग कर देते हैं हम लोग, इसको नेमिंग कर देते हैं। इसको एक काम करते हैं, छोटा ए ले लेता हूँ, स्मॉल ए ले लूंगा और इसको मैं स्मॉल बी ले लूंगा, तो ये रिजल्टेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगी और स्मॉल बी हो जाएगी। नेमिंग कर लेता है ए बी सी, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं प्लॉट करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करूंगा तो ये 90 डिग्री हो गई। इसको मैंने एम हमने बोल दिया। यहां तक आपको क्लियर हो रहे हैं वो सारी चीज। अब मैंने क्या किया, पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट के एस्पेक्ट में, पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट के एस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल ए सी एम, तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, और ए एम को ए बी प्लस बी एम बोल सकते हैं, ए बी प्लस बी एम हम इसको बोल सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो हमने ए सी को आर बोल दिया, वेक्टर आर का स्क्वायर। अच्छा, रिजल्टेंट को आप अगर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जब जो वेक्टर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो रिजल्टेंट वो मैग्नीट्यूड बन जाती है, ठीक है, जो आगे हम लोग सीखेंगे ये सारी चीज। तो एम सी को हमारे पास गिवन नहीं, तो एम सी स्क्वायर और ए बी को हम वेक्टर ए बोल सकते हैं जी, और बी एम हमें गिवन नहीं है तो बी एम को बी एम स्क्वायर हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशंस को मैंने 1 बोल दिया। अच्छा, अब मैं डिस्कस करता हूं इन ट्रायंगल बी एम सी, पाइथागोरस कॉन्सेप्ट में आ जाएगी जी। मैं ऐसे लू और ऐसे लू, तो हमारे पास आ जा रही है बी एम आ जा रही है, सॉरी ये बी आ जा रही है, ये एम आ जा रही है, और ये हमारी सी आ जा रही है। तो हमारे पास एंगल ये एंगल है जी। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एम सी अपॉन बी सी। अच्छा, बी सी को तो हमने ये देखिए, ये बी के जो वैल्यू दिए हुए ये एक्चुअली इसकी वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जी। तो फाइनली एम सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इसको बी सी को बी बोल रहे हैं, तो बी साइन थीटा हम लोग इसको बोल सकते हैं। एम सी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करते हैं कि कॉस की भी फॉर्मेट निकालते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं बी एम अपॉन बी सी। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बी एम। बी एम को हमने बी एम लेते हैं और बी सी को हमने बी ले लिया, तो फाइनली हमारे पास हो जाएगी बी एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। कोई चीज नया चीज नहीं है, बस वही सिर्फ कैलकुलेशन ही है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर डिस्कस करते हैं, इसको रब कर लेते हैं हम लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इस वाले पोर्शंस को हम लोग रब कर देते हैं, इस वाले पोर्शंस को। तो फाइनली हमारे पास आ जा रही है आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर बोल सकते हैं जी, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एम सी को हमने बोल दिया बी साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस यहां की अगर मैं बात करता हूं, इस वाले पोर्शंस की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास इसको बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड वाइज ले लो, ज्यादा बेटर रहेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना। तो हमने बोल दिया यहाँ पे हमारे पास होगी
ए प्लस बी कॉस थीटा। ए को ए ले लिया, बी एम को हमारे पास ये गिवन दी हुई, स्क्वायर कर लेते हैं जी। इस पूरे प्रोसेस को मैं रब कर देता हूं ताकि स्पेस बन जाए। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो फाइनली मैं बोलना चाहता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाती है। तो फाइनली बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी रख सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि रूट के फॉर्मेट में होगी। तो हमारे जो ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन होती है उसका रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गई है। तो अगर ये वेक्टर है, वेक्टर आर हमने बोला हुआ है, तो इसकी कुछ इतना कुछ डायरेक्शन होगी, तो ये हमने इसको डायरेक्शन हमने बीटा बोल दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला इन ट्रायंगल ACM, तो tan बीटा इज इक्वल टू हमारा आ जा रही है MC अपॉन AM। थीटा है, बीटा है, ये सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये वाले को बेस बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। यहाँ साइड में हमें P अपॉन B भी लिख दे रहा हूं। तो फाइनली हमारे पास आ जा रही है tan बीटा इज इक्वल टू MC के वैल्यू हमने निकाल के रखे हुए थे। MC के हमारे पास वैल्यू थी B साइन थीटा, और हमारे पास ये जो AM की जो हम लोग बात करें तो AB प्लस BM, तो AB हमने A बोला और BM को हमने B cos थीटा बोला हुआ है। तो फाइनली हमने बोल दिया बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो हमारी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल से कितने एंगल की होगी उसका डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे की कंफ्यूजन इस जगह में होती है थीटा लेने में। जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है इसको मैंने वेक्टर A बोला हुआ है और इसको मैंने वेक्टर B बोला हुआ है। तो ये इस ऑलवेज थीटा इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल को हम लोग बीटा बोलते हैं, बीटा। ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है, ये थीटा होती है, जो हमारे पास यहाँ कॉस थीटा होती है वो ये होती है। तो आई होप रिजल्टेंट निकालने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस की। नीट 2016 में आए हुए, नीट 2016 में क्वेश्चंस आए हुए कि मैग्नीट्यूड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। मीन्स बोले गए हैं कि सपोज एक कोई वेक्टर ले लिया मैंने, A ले लिया और कोई वेक्टर हमारी B है, तो मैग्नीट्यूड का सम करना है। मीन्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और दूसरा बोला डिफरेंस वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। इन दोनों के बीच में वेक्टर A और वेक्टर की B के बीच में क्या एंगल होगी वो एंगल आपको निकालना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। दैट मीन्स हो जाएंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B का स्क्वायर। और आपको A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर A का स्क्वायर वेक्टर B का इस मुर्गा ठोका मारना ही पड़ेगा। अब हम लोग करेंगे वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ठीक है। और यहां पे करेंगे वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर
बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो दिस कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली इसको इस साइड कर देंगे तो 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी 0। दैट्स वाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगी तो डायरेक्ट हमारे इसकी वैल्यू अगर वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू हम लोग बोलेंगे। तो अभी फिलहाल ये सीखिए, बाद में जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो फाइनली हमने बोला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की इज इक्वल टू 0 आ गई तो हमारे पास एंगल हो गई 90 डिग्री। तो यानी कि ये रिजल्ट हमारे पास सही है। Square of resultant of two equal force is 3 times their product. Angle between the forces. मीन्स हमने बोला कि एक कोई मैंने फोर्स लिया जिसको मैंने F1 बोल दिया और एक कोई फोर्स लिया F2 बोल दिया, दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है। तो हमारे पास F1 और F2 हम लोग इक्वल ले रहे हैं। उसके बाद बोला स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट, स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट दैट मीन रिजल्टेंट को हम लोग R बोलते थे तो R स्क्वायर बोल रहे हैं। स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी 3 F1 F2 दैट मीन्स हम लोग बोल सकते 3 F1 स्क्वायर बोल सकते हैं जी हम लोग, बिकॉज F1 F2 इक्वल है। तो रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला होती थी R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दैट मीन्स हमारे पास आ जा रही है बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से आर स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हम लोग बोल सकते हैं जी। दैट मीन्स आर को आर स्क्वायर रखते हैं, ए को F1 बोल दे रहे हैं, यानी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 3F1 स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर कॉस थीटा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे इसको इस साइड कर देने से हमारे पास आ जा रही है F1 स्क्वायर इक्वल टू 2F1 स्क्वायर कॉस थीटा। तो F1 स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास आ जा रही है 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा। दैट मीन्स हमारे पास आ जा रही है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस π/3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जा रही है π/3। तो ऑप्शन हमारी डी होगी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हैव स्केलर मैग्नीट्यूड 5, 4, 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी। हमारे पास दिया हुआ है एक गिवन कंडीशन दिया हुआ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो कुछ इस तरह से ये हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग पढ़ते थे। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये और ये हेड टेल मेथड वाले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये इस तरह से क्यों बनाए, क्योंकि फर्स्ट वाले को हम लोग बोल रहे हैं, ये देखिए इस वाले रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वाले को वेक्टर ए बोलेंगे, इसको वेक्टर बी बोलते हैं और इसको वेक्टर सी बोलेंगे। फर्स्ट वाले को वेक्टर ए बोल दे रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो इसी तरह से एक नॉर्मल हम लोग फिगर प्लॉट करते हैं क्योंकि ये पाइथागोरस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये देखिए हाइपोटेनस ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमें एंगल बोला गया एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी के बीच में हमें एंगल निकालनी है। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल हमें निकालनी है। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं PQR। तो हमारे पास ये थीटा के जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, थीटा से जो टच वाली होती है इसको बेस बोलते हैं, सबसे बड़ी वाली जो होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हमारे पास
कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू आर बोल सकते हैं। क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस को पी आर हम लोग बोल सकते हैं। तो फाइनली हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है और पी आर की वैल्यू हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स 3/5। तो ये आपको ऑप्शन ए आपकी करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हैव स्केलर मैग्नीट्यूड 5, 4, 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी। हमारे पास दिया हुआ है एक गिवन कंडीशन दिया हुआ, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो कुछ इस तरह से ये हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग पढ़ते थे। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये और ये हेड टेल मेथड वाले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये इस तरह से क्यों बना है, क्योंकि फर्स्ट वाले को हम लोग बोल रहे हैं, ये देखिए इस वाले रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वाले को वेक्टर ए बोलेंगे, इसको वेक्टर बी बोलते हैं और इसको वेक्टर सी बोलेंगे। फर्स्ट वाले को वेक्टर ए बोल दे रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, और वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो इसी तरह से एक नॉर्मल हम लोग फिगर प्लॉट करते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये देखिए हाइपोटेनस ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमें एंगल बोला गया एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी के बीच में हमें एंगल निकालनी है। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल हमें निकालनी है, तो इसको नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू आर। तो हमारे पास ये थीटा के जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, थीटा से जो टच वाली होती है इसको बेस बोलते हैं, और सबसे बड़ी वाली जो होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू आर बोल सकते हैं। क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस को पी आर हम लोग बोल सकते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है और पी आर की वैल्यू हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, cos इनवर्स 3/5। तो ये आपको ऑप्शन ए